हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जुडिशरियल चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो समझा भी दूंगा, और साथ में ही जो ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इसके पूरे के पूरे चांसेस हैं एग्जाम में आने के। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका क्या होती है। तो चलिए समझते हैं इसको। जुडिशरी यानी न्यायपालिका सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए विवादों को सुलझाना, लोगों को न्याय देना। और ये करती है कि अलग अलग स्तरों पर काम करे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो उसका एक अपना क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। हर एक स्टेट का अपना अपना एक हाई कोर्ट होता है, और वैसे ही पूरे के पूरे भारत का अपना क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। तो पहले के समय में क्या था, जब राजशाही प्रणाली हुआ करती थी, जितनी भी जुडिशियल पावर्स थी वो किसके हाथों में होती थी, राजा के हाथों में होती थी, यानी कि राजा ही अंतिम न्याय करता। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम देखें कि हमारा जो भारत है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए चला जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो आपकी जुडिशरी होती है वो एक स्वतंत्र और अलग संस्था के रूप में काम करती है ना। और ये जो जुडिशरी होती है आपकी, वो सरकार के अधीन नहीं होती है और ना ही नेताओं के आदेशों पर चलती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें क्या होता है कि हर एक नागरिक को निष्पक्ष और सामान्य न्याय मिल सकता है। तो अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो जुडिशरी जो आपका है वो एक ऐसा सिस्टम है जो देश में कानून के अनुसार न्याय करता है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड जुडिशरी, यानी कि हमें न्यायपालिका की जरूरत क्यों है। तो चलिए इसे भी समझते हैं भाई। तो जब कोई समाज या ग्रुप होता है जहाँ पर मान लीजिए डिस्प्यूट वगैरह होता है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि जो होना है, कहीं भी नॉर्मल सी बात है, लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बात पर डिस्प्यूट तो होगा ही, विवाद तो होगा ही, है ना। अब हर व्यक्ति या समूह के अपने अपने क्या होते हैं भाई, इंटरेस्ट होते हैं, और कभी कभी जो होते हैं लोग आपस में इसी बात से टकरा जाते हैं। और ऐसे में जरूरी होता है कि इन विवादों को ऐसे तरीके से सुलझाया जाए जिससे सभी के सभी जो पक्ष है, दोनों पक्ष है बेसिकली, वो संतुष्ट हो जाए। और इसीलिए हमें एक ऐसी संस्था चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, कॉम्पिटेंट हो, और एक तरीके से इम्पार्शियल हो, बेसिकली निष्पक्ष हो। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए आज के आधुनिक लोकतंत्र में अगर हम देखें तो जो जुडिशरी है आपका, वो सरकार को एक अलग और स्वतंत्र अंग बनाया गया है। यानी कि जुडिशरी जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, सक्षम तरीके से काम करती है, और निष्पक्ष होकर के काम करती है। ठीक है। तो जुडिशरी का जो काम है एक तरीके से सिर्फ विवाद को सुलझाना ही नहीं होता, बल्कि ये समाज के लिए कई और महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। जैसे कि मान लीजिए जो भी हमारे अधिकार है उनकी रक्षा कौन करता है भाई, न्यायालय करता है, यानी कि जुडिशरी करती है। साथ में जो भी एक तरीके से जो कानून होता है उस कानून की व्याख्या का भी काम जुडिशरी के पास है। और साथ में अगर हम देखें जो देश है आपका, उस देश में कानून का शासन बनाए रखना, कि देश में जो है नियम किसके चलेंगे भाई, या फिर जो शासन है किसका चलेगा, कानून का चलेगा, ना कि किसी नेता का चलेगा। इस चीज़ को बनाए रखना किसका काम होता है, जुडिशरी का काम होता है। और इसी कारण की वजह से आप समझ सकते हैं कि जो जुडिशरी है आपका वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा जरूरतमंद है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट 3 मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका के 3 मुख्य कार्य क्या क्या है। तो चलिए इसको भी एक करके समझते हैं। जो जुडिशरी है यानी कि न्यायपालिका हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, जिसमें 3 सबसे मुख्य काम जो आपके होंगे। पहला तो आपका है भाई सेटलिंग डिस्प्यूट, यानी कि लोगों को, समूहों को, या फिर जो सरकार है उनके अलग अलग जो विभाग हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है, कोई विवाद वगैरह होता है, तो उसका जो न्यायपूर्वक सुलझाना या फिर जो सुलझाएगी वो कौन सुलझाएगी भाई, न्यायपालिका सुलझाएगी। दूसरा कि ये क्या करती है कि जो भी हमारे बेसिकली रूल ऑफ लॉ हैं उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यानी कि ये सुनिश्चित करती है कि देश में कानून का ही शासन बना रहे, कोई एक व्यक्ति या फिर कोई एक संस्था जो हो वो अपने आप को कानून के ऊपर ना पहुंच जाए। इससे क्या समझ आता है कि आपके जो देश में जो सुपरमेसी चलेगी वो किसकी चलेगी भाई, लॉ की चलेगी। और इसको प्रोटेक्ट कौन करके रखता है भाई, आपकी जुडिशरी। अगला काम है आपका तीसरा, यानी कि सेफ गार्डिंग पीपल्स राइट, यानी कि न्यायपालिका करती है कि जो भी लोगों के जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उनको भी एक तरीके से प्रोटेक्शन करती है बेसिकली। और किसी का हक छीना जा रहा है तो वो उसी समय उसे न्याय भी दिलाती है, और साथ में वो संविधान की रक्षा भी करती है। समझ आ गया आपको, यानी कि जुडिशरी का काम क्या है भाई, विवाद को सुलझाना, कानून की रक्षा करना, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है। चलिए अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बता रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो चलो इसको भी बताता हूँ भाई। तो जुडिशरी जो आपका है वो एक इंडिपेंडेंट वो है बॉडी है बेसिकली, और ये पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के काम करती है। ठीक है। और इसके ऊपर कोई भी एक तरीके से
राजनीतिक दबाव ना हो, चाहे वो सरकार का हो या फिर संसद का, कोई भी इसमें दखल ना दे सके। तो इसके लिए कुछ चीज़ें एक तरीके से सुनिश्चित करी गई है ताकि जो इसकी इंडिपेंडेंस है बेसिकली वो बनी रहे। पहला तो ये है कि जो भी अपॉइंटमेंट होती है किसकी, न्यायाधीशों की, जो भी जजेस होते हैं वो होती है भाई उनकी योग्यता के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर और उनकी कानून के समझ के आधार पर, है ना। यानी कि ये नहीं कि कोई आपका जान पहचान वाला है तो वो आपको वकील बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आपको क्या देखा जाएगा भाई कि आपकी योग्यता है, आपके पास अनुभव है और आपके पास कानून की समझ है, तो उसी आधार पर क्या होगा भाई, आपकी अपॉइंटमेंट होगी। दूसरा, इसमें क्या होता है कि जो लंबी और सुरक्षित अवधि होती है, जो टेन्योर होता है वो काफ़ी बढ़िया टेन्योर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो जज होता है अपनी सेवा के दौरान सुरक्षा और स्थिरता मिल जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि वो बिना किसी डर के जितने भी निर्णय है वो आसानी से ले पाते हैं। तीसरा क्या है कि नो आर्बिटरी रिमूवल, यानी कि मनमानी तरीके से इनको हटाया नहीं जा सकता, यानी कि कोई भी जज तब तक नहीं हटाया जा सकता तब तक उसके खिलाफ कोई ठोस या वैध कारण ना हो। तो ये भी एक बढ़िया पॉइंट है जिसकी वजह से जो जज होते हैं वो एक तरीके से अपने हिसाब से और एकदम बढ़िया ढंग से किसी भी चीज़ का न्याय कर पाते हैं। अगला है आपका जो इसमें सैलरी मिलती है वो काफ़ी बढ़िया सैलरी मिलती है और जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी बहुत बढ़िया मिलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जजों को अच्छा वेतन और सुविधाएं जब मिलेंगी तो नॉर्मल सी बात है वो किसी दूसरे लालच में नहीं आएंगे, है ना। मान लीजिए अगर जज को कम पैसे मिलते हैं तो वो थोड़े से पैसों के लिए बिक सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या किया कि इसकी जो सैलरी है वो काफ़ी बढ़िया बताई जाती है, मतलब बढ़िया है, और फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी इसके अंदर मिलती है। तो इसकी वजह से भी क्या रहते हैं, वो स्वतंत्र रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो भी ये लोग निर्णय देते हैं, मतलब जुडिशरी जो निर्णय देती है उसका आपको सम्मान करना पड़ता है, और आप नहीं करते तो आपके खिलाफ भी केस हो सकता है। तो ये भी एक पावर होती है एक तरीके से। तो इन सभी बातों से आपको समझ आ जाएगा कि जो जुडिशरी जो आपकी है वो एक निडर है, निष्पक्ष है और पूरे तरीके से स्वतंत्र है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था आपका कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो इन्हीं कारणों से बनी रहती है और इसीलिए हमें इसके ऊपर भरोसा बना के रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हाउ आर दी जजेस अपॉइंटेड। तो जो भी भारत में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो चलिए इसको भी जरा देखते हैं। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अकेले ही नहीं करते हैं, वो काम भी जो करते हैं वो एक तरीके से कंसल्टेशन के हिसाब से ही करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बेसिकली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे सलाह ली जाती है, और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उसके लिए जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनसे सलाह ली जाती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको किसी को चीफ जस्टिस बनाना है या फिर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अगर आपको कुछ जजेस को अपॉइंटमेंट करनी है तो जो परामर्श मिलेगा वो किससे मिलेगा भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलेगा। और वही अगर आपको हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करने हैं तो इसके लिए जो आपको परामर्श मिलेगा या फिर जो कंसल्टेशन मिलेगा वो किससे मिलेगा भाई, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मिलेगा कि भाई इन लोगों को क्या कर दीजिए, जज बना दीजिए। तो वो भी जो कंसल्ट करते हैं वो भी उनके मेरिट के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से या फिर उनके अनुभव के हिसाब से उनको क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो भारत के संविधान में कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन और अनुभव भी तय किए गए हैं जिसका पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसके हिसाब से क्वालिफाइड डिजर्विंग कैंडिडेट ही जो होते हैं उन्हीं को न्यायपालिका का हिस्सा बनाया जाता है। ठीक है, तो जज बनने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि योग्यता, अनुभव और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति करी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका हाउ कैन जजेस बी रिमूव्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में जो न्यायाधीश हैं उनको हटाया कैसे जा सकता है। हटाने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर किसी का टेन्योर है, क्योंकि जो लंबा टेन्योर होता है उस बीच में अगर हमें किसी को हटाना है तो हम कैसे हटा सकते हैं। तो भारत में संविधान के अनुसार किसी भी न्यायाधीश को उनके पद से हटाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रक्रिया है जिसको कहा जाता है भाई इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट आपने राष्ट्रपति वाले में भी सुना होगा और एक तरीके से इसमें भी सुनते हैं हम, किसमें, जजेस वाले में। तो इम्पीचमेंट वो तरीका है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यायाधीश को उनके टेन्योर से पहले हम हटा सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कठिन और गंभीर बताई जाती है, क्योंकि इसमें जो जज होता है उसको तभी हटाया जाता है जब वो अपनी मनमानी करता है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए इसको भी जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन में जज के खिलाफ आरोप जो है वो लगाए जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है चार्ज इनिशिएटेड। तो जो भी आरोप है वो या तो लोकसभा में तो राज्यसभा में कोई भी एक सदन जो होगा वो लेकर के आए कि भाई ये आरोप हैं और इस तरीके से जो जज हैं वो काम कर रहे हैं जो कि गलत तरीका है। तो यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, इनिशिएट हो गया। दूसरी बार क्या होता है, फिर ये जो आरोप होता है वो दूसरे सदन में भेजे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर लोकसभा में आरोप लगाए गए तो फिर अब वो राज्यसभा में गए बेसिकली, या फिर राज्यसभा में लगाए गए तो लोकसभा में भेजे जाएंगे। फिर क्या होता है कि ये जो आरोप हैं वो दूसरे सदन में भेजे जाते हैं जहाँ उन पर चर्चा होती है और सबूतों की जाँच होती है। ठीक है, और अगर जाँच में आरोप सही साबित हो जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर जो न्यायाधीश है उनको इम्पीच कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। और ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये आपको सुनिश्चित कराती है कि जो जुडिशरी है वो क्या है, एक स्वतंत्र तरीके से बनी रहे। कोई भी जज
जो है राजनीतिक दबाव में या बदले की भावना से हटाया ना जाए। इसीलिए ये सब चीज़ यहाँ पर एक तरीके से तय करी जाती है कि भाई जो भी चार्जेस हैं फिर हम उसके ऊपर जांच भी करेंगे सच है कि नहीं है, और उसके बाद ही इसको हटाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी जज को हटाया जा सकता है टेन्योर से पहले। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मूल क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल जो उसका ज्यूरिसडिक्शन है वो कौन कौन सा आता है। तो चलिए इसको भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। देखिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जिनकी जो सुनवाई होती है सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है। यानी कि आप ये समझिए कि ऐसे कौन से काम है जो उसका सबसे मेन काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, तो हमें यही समझना है। ठीक है, तो देखिए इसको देखते हैं। यानी कि ऐसे काम जो सीधे कहाँ जाएंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, किसी निचले अदालत में नहीं जाएंगे। ऐसे कामों को बोला जाता है भाई ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को पहली बार और सीधे तौर पर सुनता है। अब जानते हैं भाई इसे कौन कौन से मामले हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में कोई भी अगर विवाद होता है तो इसके बीच जो भी सुलझाएगा या फिर जो भी ये केस बनेगा वो सीधा कहाँ जाएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर मान लीजिए कि दो या दो से अधिक जो राज्य हैं आपस में एक तरीके से किसी मुद्दे पर टकरा जाए या फिर उनके बीच विवाद हो जाए तो इसकी भी सुनवाई कौन करता है भाई, सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर मान लीजिए कोई केस ऐसा है जो आपके फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है तो इसका भी सीधा का सीधा जो केस बनता है वो कहाँ बनता है भाई, सुप्रीम कोर्ट के भीतर बनता है। और अगला है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर किसी कानून या बात की संविधान के आधार पर व्याख्या करनी हो तो ये भी काम किसका भाई, सुप्रीम कोर्ट का है। तो आपको समझ आया कि ये कुछ कैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसका जो सीधा सीधा जो निवारण है या फिर मान लीजिए सुनवाई है वो कौन करेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ओके, तो ये थी भाई सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जहाँ पर देश के सबसे गंभीर और संवैधानिक मामले सीधे सीधे तौर पर सुने जाते हैं। यानी कि ये जो मामले हैं ना ये निचले कोर्ट में नहीं जाएंगे, यानी कि लोअर कोर्ट में या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर नहीं जाएंगे, सीधा कहाँ जाएंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं। तो चलिए उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं मैं। तो देखिए जो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है बेसिकली ये एक न्यायिक सक्रियता, मतलब इसकी हिंदी मीनिंग होगी न्यायिक सक्रियता जिसको कहते हैं। इसको हम तब कहते हैं जब न्यायपालिका अपने पारंपरिक काम से आगे बढ़कर उन मामलों को भी देखने लग जाए जो काम कार्यपालिका या फिर विधायिका के हैं। यानी कि आप ये समझिए कि जुडिशरी का काम कुछ और है लेकिन उसने अपने काम को छोड़ करके वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने जो एग्जीक्यूटिव है फिर जो लेजिस्लेचर है इनके काम पर ध्यान देने लग जाए तो इसको आप एक तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म कह सकते हैं। यानी कि जब कार्यपालिका और विधायिका असफल हो जाती है, कोई काम नहीं कर पाती है, तो यहाँ पर कौन आगे आता है भाई, न्यायपालिका आगे आती है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। यानी कि संविधान के अनुसार जुडिशरी को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी कानून को प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के आधार पर जांच कर सकती है। यानी कि मान लीजिए कोई नियम जो है एग्जीक्यूटिव ने पास करा दिया है ना और उसको लागू करने वाले, तो यहाँ पर क्या होगा, जुडिशरी जो होगी ना वो आएगी यहाँ पर, वो चेक करेगी इस चीज़ को एक तरीके से, और इसी को कहा जाता है भाई जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपने पहले भी देखा होगा, जैसे कि अगर आपने जॉली LLB मूवी देखी होगी ना तो उसमें इसके बारे में एक पूरा का पूरा आपको केस दिखाई देगा कि उसमें क्या होता है कि खुद से ही हम एक तरीके से केस करते हैं जिसमें हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। इसमें जो हम काम करते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। तो PIL का मतलब होता है भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं भाई, जनहित याचिका। तो जनहित याचिका तो आपने भाई सुना ही होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी कानूनी याचिका यानी कि एक ऐसा लीगल एक्शन जो जनता के हित की रक्षा के लिए दायर की जाती है। और खास बात इसमें ये है कि ये याचिका उन लोगों की तरफ से भी दाखिल की जा सकती है जो खुद कोर्ट नहीं जा सकते, और जैसे कि मान लीजिए गरीब हो गए, असहाय लोग हैं जिन्हें कानून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है, और उनकी तरफ से किसी और ने वो केस कर दिया कि भाई मैं इनके पक्ष के हिसाब से या फिर इनके लिए ये केस चलाना चाहता हूँ, तो इसी को बोला जाता है भाई PIL। यानी कि कोई भी नागरिक या संस्था किसी के हक के लिए कोई भी मतलब व्यक्ति होगा आप वो कोर्ट जा सकता है, और ऐसे मामलों को PIL कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपको लगता है कि जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर गलत तरीके से काम हो रहा है, या फिर मान लीजिए कि जो जेल है और जेल में जो कैदी होते हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है बेसिकली, तो भले ही आप जेल में नहीं है, आप भले ही जेल के बाहर है, लेकिन आपको पता चला तो आप भी ये केस जो है एक तरीके से कर सकते हैं कि भाई जो जेल की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब है, जो कैदी है उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो ऐसा जो आपने मामला उठाया ना ये PIL का मामला यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मामला है। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल कि अगर किसी गांव में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है या मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, तो कोई भी समाज सेवी व्यक्ति क्या करता है, वो सीधा PIL दायर कर सकता है। भले ही वो व्यक्ति उसको
साफ पानी मिलता हो, लेकिन गांव के लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, या भले वो व्यक्ति मजदूर नहीं है लेकिन मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, लेकिन तो इसको लेकर के कोई समाज सेवी व्यक्ति जब आवाज़ उठाता है और वो PIL दायर करता है कहाँ पर, कोर्ट में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझे कहने का मतलब? तो यही होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप समझिए कि होती है। इससे क्या होता है कि जो आपका भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बढ़िया बनता है, जो अकाउंटेबिलिटी है वो यहाँ पर प्रमोट होती है, और जो लोगों में एक तरीके से मान लीजिए डर वगैरह होता है, इस तरीके को ख़त्म किया जाता है। इससे जो सरकारी अफसर है उनमें कानून का डर आता है और जिम्मेदारी की बेसिकली भावना आती है, ताकि वो सही से काम करे। भले ही कमज़ोर व्यक्ति उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा था, लेकिन किसी और बंदे ने तो लिया, तो वो बंदा अब सही से काम करेगा। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि जो PIL होता है ना, वो बहुत ही ताकतवर हथियार है, जो लोगों को अधिकारों की रक्षा करता है और देश में न्याय और कानून का जो राज है वो उसको बनाए रखता है। ठीक है भाई, तो ये होता है आपका PIL। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें भाई अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका, हाउ हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो भाई जुडिशरी जो आपका है ना, वो आखिर उसकी स्वतंत्रता बनी कैसे रह सकती है। तो भारत के संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया है, हमें ये जानना है। तो देखिए भाई, हमारे संविधान ने क्या किया कि ये सुनिश्चित किया कि जो न्यायपालिका है ना, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, फेयर रहे और बिना किसी बाहरी दबाव के वो काम करे। और इसके लिए कुछ चीज़ें करी। पहला तो ये किया भाई कि जो भी इनकी नियुक्ति होगी उसमें विधायिका की कोई भूमिका नहीं होगी, सरकार की कोई भूमिका है ही नहीं है। फिर संसद हो गया, सरकार हो गया, इनकी कोई भूमिका नहीं है किसी भी जज को अपॉइंट करने में, पहला। तो ये हो गया। दूसरा कि जो जजेस होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो मतलब जो टेन्योर होता है वो एक तरीके से फिक्स होता है और काफ़ी लंबा होता है, और इसकी वजह से क्या होता है वो बिना डरे काम कर सकते हैं। ठीक है, और उनको हटाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इम्पीचमेंट वाला। तो इससे आपको समझ आ रहा है कि उनका जो ऑफिस मतलब उनको जो मिला, उनको जो काम मिला, उसमें कितनी ज़्यादा पावर है कि उनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता। उनके अपॉइंटमेंट में किसी सरकार का रोल नहीं है, तो वो खुल कर के काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और तीसरा आपका है जुडिशियरी। जो जुडिशरी की जो आर्थिक रूप से अगर हम स्वतंत्रता देखें तो उनका जो वेतन हो गया, फिर जो बजट हो गया, वो सरकार का मतलब उसमें कोई हिस्सा नहीं आता है। मतलब ये जो बेसिकली है वो फाइनेंशियल रूप से सरकार पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ठीक है। फोर्थ है आपका कि न्यायपालिका के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अधिकार होता है। अब ये क्या होता है भाई कि अगर कोई कोर्ट का अपमान करता है तो जज उसे सजा दे सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि जजेस ने जो भी आपको फैसला सुनाया, अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं या फिर उसका अपमान करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, जो कोर्ट है वो आपके खिलाफ भी वहाँ पर केस कर सकता है। और इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो कोर्ट होते हैं, फिर जो हमारी जुडिशरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहती है। अगला है संसद जो होती है आपका, वो न्यायाधीशों के व्यवहार पर चर्चा नहीं कर सकती। मतलब जो भी जज है, जो भी वो फैसला लेते हैं, उसके खिलाफ कोई भी एक तरीके से आलोचना नहीं करी जा सकती। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। जो भी आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है, वो इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। और अगला है भाई कि जो भी फैसले लिए जाते हैं वो व्यक्तिगत आलोचना द्वारा सुरक्षित होते हैं बेसिकली। यानी कि इसका मतलब ये समझना है कि कोई भी जज के फैसले को लेकर के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता है। यानी कि पर्सनल बहुत सारे लोगों ने करा भी था तो कोर्ट उनके खिलाफ मुकदमा दायर करता है, फिर उनको उसका जवाब भी देना पड़ता है, या फिर मान लीजिए उसके ऊपर केस आगे बढ़ सकता है कि आपने मेरे जो भी मैंने यहाँ पर फैसला सुना आपने उसके खिलाफ कैसे बोला। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू और हाउ डज इट वर्क इन इंडिया। देखिए जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो क्या होता है, तो ये भी बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर वर्ड में ही है जुडिशियल रिव्यू। तो देखिए जो जुडिशियल रिव्यू होता है यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, ये एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारे देश की न्यायपालिका को मिली हुई है। और इसका मतलब है कि जुडिशरी हैज़ टू पावर टू चेक कोई भी कानून मान लीजिए कार्यपालिका या फिर कोई भी एक्शन संविधान के अनुसार है या नहीं है, ये चेक करने की जो अलाउ दी गई है वो किसको दिया गया भाई? जुडिशरी को दिया गया। कि मान लीजिए कोई भी नियम पास हुआ किसके द्वारा भाई? एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और अगर मान लो वो जो पास किया उसने नियम एक तरीके से, अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो न्यायपालिका क्या करती है? उसको ऊपर जांच करती है, और जांच में अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया गया, फिर असंवैधानिक पाया गया, तो उस चीज़ को लागू होने से रोक देती है। और इसी को हम कहते हैं भाई जुडिशियल रिव्यू। यानी कि मान लीजिए सरकार ने अपने मनमाने ढंग से कोई भी नियम पास कर दिया, और वो नियम संविधान के हिसाब से गैर कानूनी था, तो ऐसे में कौन आएगा? तो ऐसे में आती है आपकी न्यायपालिका, जो कि आकर के करती है उस नियम की जांच करती है, और अगर वो पाती है कि ये जो नियम है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो उसके ऊपर वो रोक लगा सकती है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं भाई? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है भाई, तो यही थे हमारे क्वेश्चन जो कि मैंने आपको काफ़ी बेहतरीन भाषा में समझाए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको समझ में आ गए तो मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और साथ में ही मैंने और भी वीडियोस बनाई है सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो भी आप देख लेना। और बाकी अगर आप कोई चैप्टर चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ जिसे आपको देखना है, तो आप मुझे कॉमेंट में लिख सकते हैं।
और चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। ओके, चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा।